हाँ जी, अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 8। दो क्लॉज है छोटे छोटे, क्लॉज ए क्लॉज बी। पहले का नाम कंपोजिट सप्लाई, दूसरे का नाम मिक्स सप्लाई। तो समझना है पहले तो कंपोजिट सप्लाई को, और कंपोजिट सप्लाई जब समझ में आ गया तो जो भी उसके अलावा बचेगा वो सारा का सारा क्या है, मिक्स सप्लाई। मतलब ऐसे दोनों सिमिलर से हैं कि हम ये मिक्स सप्लाई में पढ़ेंगे कि भैया मिक्स सप्लाई क्या होता है। तो जो कंपोजिट सप्लाई नहीं होता वो क्या होता है, मिक्स सप्लाई। ठीक है, तो मेनली जो चीज है वो कवर कहां हो जाएगी, कंपोजिट सप्लाई के अंदर। और फिर अपने को समझना है कि दोनों की टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होती है, मतलब कंपोजिट सप्लाई में क्या रूल है टैक्स लगाने का और मिक्स सप्लाई में क्या रूल है टैक्स लगाने का। तो एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं पहले, जो सेक्शन की प्रोविजन लिखी है उसके अकॉर्डिंग, फिर एनालिसिस के अंदर थोड़ा बहुत जाएंगे। क्या कह रहा है देखो, सेक्शन 8 क्लॉज ए क्या कहता है, अ कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाईज वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। मतलब कि भैया एक से ज्यादा, टू और मोर सप्लाईज हैं, दो या उससे ज्यादा सप्लाईज हैं, और उसमें से एक जो है वो क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई। उसमें से एक क्या होना चाहिए, हमारा प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट कर लेंगे एज अ सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। थोड़ा डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो पहले, और कह रहा है अब मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाई, सेम टू सेम, लेकिन shall be treated as supply of that particular supply that attracts higher rate of taxes। तो दोनों में क्या कॉमन है कि दोनों के अंदर दो या दो से अधिक सप्लाई होंगी, ये बात तो पक्की है। लेकिन इसके अंदर क्या कह रहा है कि भैया जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा ना उसको हम पूरे का सप्लाई मान लेंगे, और इसके अंदर क्या कह रहा है, जो हायर रेट होगा जिस सप्लाई के ऊपर उसको हम पूरे का सप्लाई मान लेंगे। कुछ इसको ऐसे समझो कि दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी इसके अंदर। ठीक है, ए को हमने आइडेंटिफाई किया कि ये क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई होगा, जो आपका मेन नेचर होगी, मेन रिक्वायरमेंट होगी उस सप्लाई की, और जो बाकी होंगे वो सारे क्या होंगे, हमारे एंसिलरी या इंसिडेंटल सप्लाई। ठीक, तो हमने मान लो आइडेंटिफाई कर लिया ए को, और ए के ऊपर लेट से लगता है 12% का टैक्स और बी के ऊपर लेट से लगता है 18% का टैक्स। तो आप अगर ये कॉन्सेप्ट जो है, ए मेरा क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई है, तो इस अकॉर्डिंग इस पूरे सप्लाई के ऊपर कितना परसेंट का टैक्स लगेगा, 12%। ये कहानी कौन बता रहा है, कंपोजिट सप्लाई, कि भैया दो या दो से अधिक सप्लाई होगी, आप आइडेंटिफाई करो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, और जो रेट ऑफ टैक्स होगा प्रिंसिपल सप्लाई का वो पूरे सप्लाई पे आप लगा दोगे, पूरे कंपोजिट सप्लाई के ऊपर। पर मिक्स सप्लाई क्या कहता है, मिक्स सप्लाई कहता है कि अगर सपोज आप सप्लाई कर रहे हो तीन प्रोडक्ट ए बी और सी, ठीक, इसका रेट है 12%, इसका रेट है 18% और इसका रेट है मान लो 28%, तो हमें यह नहीं देखना कि कौन सा प्रिंसिपल सप्लाई है कौन सा क्या है, जो हायर रेट ऑफ टैक्स होगा वो लग जाएगा सबके ऊपर, वो लग जाएगा सबके ऊपर, पूरे के पूरे सप्लाई, पूरे मिक्स सप्लाई के ऊपर कौन सा रेट लगेगा, जो भी उसके अंदर हायर रेट ऑफ सप्लाई वाला आइटम होगा। ठीक, फिर थोड़ी और गहराई में जाए तो हमें पता लगेगा कि कंपोजिट सप्लाई होते हैं उन सप्लाईज के जो कि नेचुरली बंडल्ड होते हैं। नेचुरली बंडल्ड का मतलब क्या हुआ कि लाइक मोबाइल फोन के साथ चार्जर होता है या मोबाइल के साथ बैटरी होती है, दीज आर व्हाट, नेचुरली बंडल्ड। अब इसको लेके कोई रॉकेट साइंस रूल नहीं है, यहाँ पे आप पढ़ोगे इसके अंदर किन्होंने भी ये लिखा है कि भैया कोई ऐसा वन जैकेट रूल नहीं है कि एक कौन सा बता दे और उस पर फिट बैठ जाएगा, नहीं, डिपेंड करेगा केस टू केस, डिपेंड करेगा मार्केट में क्या ट्रेडिशन चल रहा है, क्योंकि मार्केट ट्रेडिशन तो अब ऐसा भी है कि मोबाइल के साथ चार्जर नहीं आता, दैट मींस वो नेचुरली बंडल नहीं है, या चार्जर आता है तो बिल्कुल बेसिक आता है और हायर अगर वेरिएंट का चार्जर चाहिए तो वो अलग से आता है, या फिर पहले मोबाइल के पैक के अंदर आपके ईयर प्लग आते थे, अब नहीं आते। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको मार्केट ट्रेंड समझना पड़ेगा और सप्लायर्स क्या समझ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि ये नेचुरली बंडल्ड है या नहीं। ठीक, और जो भी नेचुरली बंडल्ड नहीं होंगे और आपने जबरदस्ती उनका बंडल बनाया है तो वो क्या हो जाएगा, आपका मिक्स सप्लाई, और अगर नेचुरली बंडल्ड है तो वो क्या हो जाएगा, आपका कंपोजिट सप्लाई। बहुत बेहतरीन एग्जांपल इसका वही होता है, होटल का सक्सेस सप्लाई हो गया, आपका रेस्टोरेंट सर्विसेज हो गए, क्योंकि यहाँ पे अलग नहीं, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि आप स्टे करने आ जाओ खाना नहीं देंगे हम जी। आप होटल्स में ऐसा नहीं कह सकते कि आप स्टे करने आ जाओ आपको यहाँ पे फूडिंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको लॉन्ड्री की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, इस टाइप की चीज आप नहीं कह सकते, वो आपको मैंडेटरी देना पड़ेगा, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री वो काम कर रही है, तो आपको सर्वाइव करना तो आपको भी करना पड़ेगा, तो इसलिए ये कहला जाएगा कंपोजिट, आप जबरदस्ती नहीं घुसा रहे। ठीक है, मिक्स सप्लाई में क्या होगा कि आपने सपोज कोई हैम्पर बनाया, उसके अंदर आपने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल डाल दी, एक बिस्किट डाल दिया, एक चॉकलेट का पैक डाल दिया, इस तरीके से हैम्पर क्रिएट कर दिया और उसको आप बेचते हो सीधा 1000 रुपए का, मान लो जैसे दिवाली वगैरह के टाइम पे होता है। तो ये क्या है, ये कोई क्या कोल्ड ड्रिंक अलग से नहीं बिक सकती, बिक सकती है, ये कोल्ड ड्रिंक अलग से नहीं बिकेगी, बिक जाएगी, क्या वो चॉकलेट या जो बिस्किट है वो अलग से नहीं बिकते हैं, लेकिन आपने उसको मिक्स करके बेचना चाहा। ठीक है, तो इस टाइप की जबरदस्ती को हम क्या बोलते हैं, मिक्स सप्लाई। होटल्स के अंदर ऐसा नहीं होगा कि कोई स्पेशली खाना खाने आए और वो रह के ना जाए,
मतलब सपोज करो कोई होटल है, उसके अंदर वो जा रहा है, उसने बुकिंग करे, वो खाना आके वापस आ गया, खाने खाने आया था, रहना तो है, ऐसा नहीं होगा। तो वो जबरदस्ती मिक्स नहीं कर रहे कि फूडिंग हम जबरदस्ती दे रहे हैं या फिर हम स्टे जबरदस्ती दे रहे हैं, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज ही है और वो होता ही है इन जनरल। बट मिक्स सप्लाई में क्या होगा, जहां पे जबरदस्ती दिखेगी, मतलब नेचुरल एसेंस नहीं होगा, कहां पे, मिक्स सप्लाई में, लेकिन कंपोजिट के अंदर आपका नेचुरल एसेंस दिखाई देगा। ठीक, तो इस तरीके से पहचाना जाएगा इनको, और ये इनका कॉन्सेप्ट है मोटा मोटा। बातें इतनी ही है खैर, बट पढ़ लेते हैं, हमारा मॉड्यूल इतनी सारी बातें बता रहा है इसके ऊपर। देखो क्या कह रहा है, जीएसटी इज पेबल ऑन इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज और बोथ एट अ नोटिफाइड रेट्स, मतलब कि जो भी उसका गुड्स होता है, जो भी सर्विसेज होते हैं, उनके ऊपर जीएसटी लगता है, और जो भी उसके ऊपर रेट होता है उसके अकॉर्डिंग जीएसटी चार्ज किया जाता है। द एप्लीकेशन ऑफ रेट पोजेस नो प्रॉब्लम इफ द सप्लाई इज ऑफ इंडिविजुअल गुड्स और इंडिविजुअल सर्विसेज विच आर क्लियरली आइडेंटिफाइबल, मतलब कि अगर पता होगी ये गुड्स है तो इसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा, बात खत्म, ये सर्विसेज के ऊपर इतना टैक्स लगेगा, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है अगर क्लियरली आइडेंटिफाइबल है तो। And such goods or services are subject to a particular rate of tax. However, in certain cases, supply are not such simple and clearly identifiable supplies. कई केसेस में ऐसा होता है कि वो इतने सिंपल नहीं हो सकते, हम उसको अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा सप्लाई इसको हम माने। Some of the supplies are a combination of goods or combination of service or combination of goods and services both, and each individual component of such supply may attract a different rate of tax. मतलब कि एक कंपोजिट सप्लाई है जिसके अंदर कई सारे सप्लाई गुड्स हैं, कई सारे सप्लाई सर्विसेज हैं, और अगर अलग अलग देखेंगे तो हर किसी का रेट भी अलग अलग है, तो हमें क्या चुनना पड़ेगा, कंपोजिट के अंदर क्या चुनना पड़ेगा, प्रिंसिपल कौन सा है भैया, इसके अंदर प्रिंसिपल सप्लाई कौन है, और जो रेट होगा वो पूरे में लगा देंगे। ठीक, आगे देखो, इन सच अ केस द रेट ऑफ टैक्स इज टू बी लेविड ऑन सच सप्लाई मे बी चैलेंज, मतलब हमें दिक्कत इसी की आ रही है कि हम किस रेट से टैक्स लगाएं, दिक्कत तो यही है ना, और तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें। अगर मान लो कि आपने कंपोजिट सप्लाई किया, आप ए भी कर रहे हो, बी भी कर रहे हो, सी भी कर रहे हो, तीन चीजों को आप मिला के एक सप्लाई कर रहे हो, इसका रेट भी 12%, इसका रेट भी 12%, इसका रेट भी 12%, कोई दिक्कत है, अलग अलग लगाओ तब भी टैक्स वही आएगा, एक साथ लगाओ तब भी टैक्स वही आएगा, तो गवर्नमेंट को भी दिक्कत नहीं, हमें भी दिक्कत नहीं। मुद्दा कहां हो रहा है कि भैया ऐसा ना हो कि एक 5 का हो, एक 12 का हो, एक 18 का हो, गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था 18, लेकिन सामने वाला 12 देके 5% का देके मुक्ति पाले, तो गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, अगर सभी का एक जैसा रेट हो और तब आप कंपोजिट कर लो, मिक्स कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अलग अलग रेट ऑफ टैक्सेस है, तो आप ऐसा ना हो कि छोटे के आड़ में बड़े को चिपका के अपना काम चलाओ, तो इस चीज के लिए प्रोविजन की आवश्यकता है। In order to determine whether the supplies are composite supply or mixed supply, one need to determine whether the supply are naturally bundled or not. क्या जरूरी है हमें निकालना कि नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं, जबरदस्ती तो उसका बंडल नहीं बनाया जा रहा। नेचुरली बंडल्ड इन ordinary course of business, the concept of naturally bundled supplies is emanating from the definition of composite supply. देखो जरा क्या है, वन बाय वन। सबसे पहले कंपोजिट सप्लाई को डिटेल में समझेंगे। क्या कह रहा है, देखो डेफिनेशन के अंदर, कंपोजिट सप्लाई मींस अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रिसिपिएंट एंड क्या क्या होना चाहिए, कंप्राइजेस 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। अगर एक ही होगा तो क्या कंपोजिट की जरूरत पड़ेगी, नहीं। तो पहली बात शुरुआती क्या हो गई, 2 या 2 से अधिक कंपोजिट सप्लाई होनी चाहिए, टैक्सेबल सप्लाईज होनी चाहिए, और गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, मतलब गुड्स 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 भी हो सकते हैं, गुड्स गुड्स सर्विसेज भी हो सकता है, सर्विसेज 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 भी हो सकता है, मतलब इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसके अंदर, 2 या 2 से अधिक। आर नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंजंक्शन विद ईच अदर, मतलब क्या हुआ कि ऐसा, जैसे कोल्ड ड्रिंक के साथ चॉकलेट का क्या लेना है कोई, लेकिन मोबाइल के साथ क्या उसके बैटरी का लेन देना है, क्या स्टे के साथ फूडिंग का लेन देना है, तो आपस में उनका कंजंक्शन होना चाहिए, मतलब जो 2 प्रोडक्ट को आप रिलेट कर रहे हो और कह रहे हो नेचुरली बंडल्ड है, उनका आपस में कोई लेना देना भी होना चाहिए, कंजंक्शन वहां पे क्रिएट होना चाहिए, दोनों इनरिलेटेड वर्ड नहीं होनी चाहिए, रिलेटेड आइटम्स नहीं होने चाहिए। ठीक, आगे कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ ऐसे कह लो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री ना भी हो तो भी उसका कोई एसेंस दिखे, जैसे कि स्टे के साथ ऐसे कह लो कि आप ब्रेकफास्ट जरूरी नहीं कि कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन अगर हो तो उसका स्टे ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। स्टे के साथ जरूरी उसको लॉन्ड्री सर्विसेज या स्विमिंग पूल की सर्विसेज दी जाए, आप अगर जिम है, जिम के साथ जरूरी नहीं आपको स्पा सर्विसेज दी जाए, लेकिन अगर दी जाएगी तो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो अगर आप इसको जोड़ रहे हो तो समझ में आएगा कि जोड़ने का कोई सेंस बनता है, ठीक है, लेकिन आप जिम के साथ साथ सपोज करो मैग्नेटी का वो ऑफर कर रहे हो बर्गर, तो उसका कोई सेंस नहीं बना, तो जबरदस्ती जोड़ रहे हो ना, उसकी हेल्थ बना भी रहे हो, बिगाड़ भी रहे हो, समझ रहे हो। आगे, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, और उसके अंदर से एक क्या होना चाहिए, हमारा प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए। सारे फैक्टर्स अगर मिलेंगे तभी क्या कहलाएगा, कंपोजिट सप्लाई। ये सारे फैक्टर्स मिलेंगे तभी क्या कहलाएगा, कंपोजिट। 2 और मोर सप्लाईज तो कंपोजिट में भी है, मिक्स में भी है, लेकिन उसके अलावा 2 चीजें जो है वो कंपोजिट में है, मिक्स में नहीं है। नंबर 1
नेचुरली बंडल्ड, कंजक्शन पीरियड होना चाहिए, और तीसरा प्रिंसिपल सप्लाई, जो कि वहां पे ऐसी बात नहीं की जाती। दिस मीन दैट अ कंपोजिट सप्लाई in a composite supply, goods or services or both are bundled owing to natural necessities. The elements in a composite supply are dependent on the principal supply. कंपोजिट सप्लाई के जो एलिमेंट्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रिंसिपल सप्लाई। मतलब जो प्रिंसिपल सप्लाई बोलेगा वो एंसिलरी सप्लाई को मानना पड़ेगा। ऐसा हो गया ना कि प्रिंसिपल सप्लाई बोलेगा 18% तो एंसिलरी बोलेगा कोई बात नहीं 18%, प्रिंसिपल कहेगा 5% तो एंसिलरी भी कहेगा 5%, वो एक ही ग्रुप में आ जाएगा। प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब क्या है? Principal supply means the supply of goods or services which constitutes the predominant element of a composite supply and to which any other supply forming part of that composite supply is ancillary। और भी जो भी सप्लाईज है वो उस प्रिंसिपल सप्लाई के एक तरीके से मददकारी है, एंसिलरी है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज आर द क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ कंपोजिट सप्लाई। हमने पीछे भी देखा वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी आपका एग्जांपल है कंपोजिट सप्लाई का, और रेस्टोरेंट भी आपका एग्जांपल है कंपोजिट सप्लाईज का। कैसे पता लगाया जाए? हाउ टू डिटरमाइन वेदर द सर्विसेज आर बंडल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। किस तरीके से पता लगाया जाए कि जो बंडलिंग की गई है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं। तो देखो क्या कह रहा है, कुछ रूल्स हैं, पहले कुछ रूल्स बताए गए आपको यहाँ पे बेसिक्स, और फिर एंड में अपने हाथ खड़े कर दिए गए और ये कहा गया कि भैया कोई रॉकेट साइंस रूल नहीं है, आपको केस टू केस बेसिस पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है। इन जनरल मोस्टली चीजें इसके अंदर आपको बता दी गई। देखो क्या है, वेदर द सर्विसेज आर बंडल्ड in ordinary course of business would depend upon the normal or frequent practice followed। क्या कह रहा है कि नॉर्मली क्या चल रहा है मार्केट में, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिस चलती है, क्या आपको आदत है बैटरी अलग से खरीदने की, या नहीं मोबाइल के साथ बैटरी ही आती रही है स्टार्टिंग से। ये प्रैक्टिस है जो कि मार्केट के अंदर चल रही है, तो इसलिए माना जाएगा कि ये क्या है, एक प्रकार का कंपोजिट सप्लाई का पार्ट। इन द एरिया ऑफ बिजनेस टू विच सर्विसेज रिलेट, सच नॉर्मल एंड फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस एडॉप्टेड इन अ बिजनेस कैन बी ascertained from several indicators, some of which are listed below। कई सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिससे पहचाना जा सकता है कि क्या चल रहा है। कुछ की बातें में बताई गई है। क्या कह रहा है? पहला, द परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर और द सर्विस रिसिपिएंट। क्या परसेप्शन है माइंड में? आप मोबाइल फोन खरीदते हो और आपको पता लगे उसके अंदर बैटरी आई नहीं, फिर वो अलग से खरीदना पड़ रहा है, ये परसेप्शन है आपका? या आप अज्यूम कर लेते हो मोबाइल फोन ऑर्डर कर लेते हो, आप अलग से क्या ढूंढते हो कि बैटरी भी इसके अंदर थी कि नहीं थी? एक परसेप्शन है, मोबाइल फोन लिया तो उसके अंदर बैटरी तो आएगी ही आएगी, या चार्जर तो आएगा ही आएगा। एक जमाने में परसेप्शन था कि ईयरफोन भी आएगा ही आएगा, अब आपको परसेप्शन नहीं है। तो ये क्या है, आपका एक कंज्यूमर जो है उसको परसेप्शन मिल गया कि मैं अगर ये आइटम खरीद रहा हूं तो इसके साथ मुझे ये चीज तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वही चीज कह रहा है, इफ large number of service recipient of such bundle of services reasonably expect such service to be provided as a package, then such a package could be treated as naturally bundled in the ordinary course of business। मतलब कई सारे लोगों के माइंडसेट यही है कि भैया ये सारी चीज तो साथ में ही आती है, तो फिर वो आपका नेचुरली बंडल्ड माना जाएगा। एग्जांपल के तौर पे है, मोबाइल फोन इज ऑलवेज सोल्ड विद बैटरी। अगला आता है, मेजॉरिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ बिजनेस प्रोवाइड सिमिलर बंडल ऑफ सर्विसेज। एग्जांपल ले लो होटल इंडस्ट्री वाला, या ट्रैवल इंडस्ट्री ले लो, जो एयरलाइन की टिकट्स वगैरह होती है उसमें आपका इंश्योरेंस होता है कि नहीं होता? होता है। जो एयरलाइंस की टिकट्स होती है उसके अंदर क्या फूडिंग वगैरह मिलती है? नहीं मिलती? मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है कि जनरली इंडस्ट्री ये काम कर रही है तो हम भी कर रहे हैं। मतलब अगर इंडिगो कर रहा है तो आपका दूसरा जो एयरलाइन होगा वो भी करेगा, अगर कोई नहीं कर रहा होगा तो कोई ऐसे शुरू भी नहीं करेगा, और नए से शुरू कर रहा है तो उसको फिर माना भी नहीं जाएगा। समझ में आ रही है? तो जनरली एक सर्विस प्रोवाइडर किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, उसको भी आपको एंटरटेन यहाँ पे करना है। देखो एग्जांपल, बंडल ऑफ केटरिंग ऑन बोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट बाय एयर इज अ बंडल ऑफर्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ एयरलाइंस। तो ये एयरलाइंस का हो गया, आप हॉस्पिटल्स का ले सकते हो, किसी का भी इस तरीके से एग्जांपल बनाया जा सकता है। आगे, द नेचर ऑफ द वेरियस सर्विसेज इन अ बंडल ऑफ सर्विसेज विल आल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर द सर्विसेज आर बंडल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब कि नेचर क्या है उससे भी आप डिटरमाइन करते हो। एग्जांपल के तौर पे देखो, इफ द नेचर ऑफ सर्विस इन सच दैट वन ऑफ द सर्विस इज द मेन सर्विस एंड द अदर सर्विसेज कंबाइंड विद सच सर्विस आर इन द नेचर ऑफ इंसिडेंटल और इंसिलरी सर्विस व्हिच हेल्प इन बेटर एंजॉयमेंट ऑफ द मेन सर्विस। समझ रहे हो? जैसे कि इसमें हमारा बैठेगा होटल वाला एग्जांपल बेस्ट, कि आप स्टे करने का, ये आपका मेन सर्विस था कि आपको सपोज कहीं फंस गए थे, आपको रात गुजारनी थी, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको वाईफाई मिल गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब अच्छा है, आप उसको फिर रात को अच्छे से काट पाओगे, आपको खाना मिल गया अच्छे से काट पाओगे, आपको वहां पे गर्म पानी की फैसिलिटी मिल गई अच्छे से काट पाओगे। मतलब और जो एंसिलरी सर्विसेज थी वो आपकी मेन सर्विस को और वर्थफुल बना रही है और उसको एंजॉयमेंट बना रही है। ठीक, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा? अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो उस केस में वो आपका कंपोजिट सप्लाई का ही
Service of stay in a hotel is often combined with provision of breakfast and dinner provided free of cost during the stay. Such service is an ancillary service to the provision of hotel accommodation, and the resultant package would be treated as service naturally bundled in the ordinary course of business. Simple है. आगे other illustrative indicators, और कुछ indicators बताओ जी. कह रहा है not determinative but indicative of bundling of service in the ordinary course of business are the element are normally advertised as a package. मतलब कि एडवर्टीजमेंट भी उसका कैसे किया जाता है, एज अ पैकेज किया जाता है. तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार से कंपोजिट सप्लाई की जनरली एडवर्टीजमेंट ही किया गया था, तो ऑब्वियस बात है प्रोवाइड भी किया जाएगा, तो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट. द डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट अवेलेबल सेपरेटली. ये एक इंपॉर्टेंट हो गया कि भैया अलग से तो वो मिलता ही नहीं है, अलग से तो वो आपको आइटम मिलेगा ही नहीं. सपोज करो ये पेन है, अब इस पेन की जो निब अलग से मिलती ही नहीं है, ये निब मैं अलग से चाहूं तो ये मुझे नहीं मिलेगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने आप में कंपोजिट हो गया, क्योंकि निब अलग से बिकता ही नहीं है, पेन अलग से बिकता ही नहीं, लेना तो साथ ही लेना पड़ेगा. तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स लगे हुए होंगे वो अलग से फैसिलिटी नहीं है मेरे को. ठीक है, आपके और भी कई पेन ऐसे होते हैं जिसकी अलग से आपको सपोज उसकी इंक नहीं मिलती, दैट मींस वो क्या है, उसके साथ नेचुरली बंडल्ड है, सेपरेटली वो सोल्ड किया ही नहीं जाता कंपनी के द्वारा. The different elements are integral to one overall. If one of more is removed, the nature of the supply would be affected. मतलब कि भैया एक नेचुरली बंडल है, सपोज प्रोजेक्टर के साथ ये इसका रिमोट है, ये नेचुरली बंडल है, एक रिमोट ही नहीं दिया जाएगा, तो इसका जो मेन फीचर है वो आपका मिसिंग कहलाएगा. जो उसका मेन नेचर है वो आपका अफेक्टेड हो जाएगा उस वजह से, क्योंकि रिमोट दिया है. समझ रहे हो, आपको सीधा वहीं से ऑन ऑफ करना पड़ेगा, या टीवी में लगा लेगा, कहीं का भी एग्जांपल ले लो, तो वहां पे ये क्या है, एक एडिशनल चीज दी जा रही है जिससे कि उसका एसेंस जो है वो हाइक हो रहा है, ना कि नीचे जा रहा है. ठीक, तो ये भी क्या हो गया, एक प्रकार से आपका कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनेगा. तो ये कुछ एग्जांपल दिए गए. अब देखो क्या कह दिया, आगे क्या कह दिया. नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला can be laid down to determine whether a service is a naturally bundled in the ordinary course of business. Each case has to be individually examined. मतलब कि कोई एक रूल नहीं है कि ये रूल देख लेना, ये 4 पॉइंट देख लेना, 4 पॉइंट लग गया तो कंपोजिट, नहीं लगा तो कंपोजिट नहीं. आपको हर केस को एग्जामाइन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या मुद्दा है और उसके अकॉर्डिंग क्या वो समझ में आ रहा है, कैसे उसमें आप अपनी जो नॉलेज है, जो फर्दर एग्जांपल्स वगैरह है या जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई कर पा रहे हो, उसके बेस पे डिसाइड कर पाओगे कि वो कंपोजिट है या नहीं है, इंडिविजुअली. इन द बैकड्रॉप ऑफ सेवरल फैक्टर्स सम ऑफ विच आर आउटलाइंड अबव. मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं इन सबको आप अप्लाई करते हुए केस में देखोगे कि ये क्या समझ में आ रहा है. Now, the web principles explained in the light of what constitutes a naturally bundled service can be gainfully adopted to determine whether a particular supply constitutes a composite supply under GST. If so, what constitutes the principal supply so as to determine the right classification rate of tax of such composite supply. मतलब क्या हुआ कि ये सारी बहस किस लिए चल रही है, पहले तो ये पता लगे कि कंपोजिट है कि नहीं, दूसरा कि जब पता लगे कंपोजिट है तो ये पता लगे कि प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है, और तीसरा जब ये पता लग गया प्रिंसिपल सप्लाई ये है तो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट ऑफ टैक्स क्या है, क्योंकि वही रेट ऑफ टैक्स तो सभी के ऊपर लगाना है. तो ये सारी जो भसड़ है वो इसी के लिए है कि ये एक एक लेवल पर आइडेंटिटी होता जाए कि कंपोजिट है, हाँ तो कंपोजिट है तो फिर प्रिंसिपल कौन सा है, प्रिंसिपल है, हाँ तो प्रिंसिपल का रेट ऑफ टैक्स क्या है, और वो रेट ऑफ टैक्स आप सभी के ऊपर इंपोज करो. ठीक, आओ जी कुछ एग्जांपल और देखें कंपोजिट सप्लाई के. कह रहा पोशाक मैन्युफैक्चरर है, entered into a contract with Chiku Limited for supply of ready-made shirts packed in designer box at Chiku Limited's outlet. Further, Poshak manufacturer would also get them insured transit. In this case, supply of goods, packing material, transport and insurance is a composite supply where supply of goods is a principal supply. मतलब क्या है कि आपको सामान दिया जा रहा है, साथ में कहा जा रहा है पैक करके भी दे देंगे, रास्ते में कोई नुकसान ना हो तो उसका आपको इंश्योरेंस भी दे देंगे. तो कुल मिला के जो आपसे चार्ज किया जा रहा होगा या अलग अलग चार्ज किया जा रहा होगा, तो इसके अंदर मेन एसेंशियल एलिमेंट क्या है, सामान, साथ में इंश्योरेंस फैसिलिटी दे दी गई, साथ में आपको पैकिंग फैसिलिटी दे दी गई, वो सारी क्या थी आपकी एंसिलरी. तो सारी क्या थी आपकी एंसिलरी. लेकिन प्रिंसिपल सप्लाई क्या है आपका गुड्स, तो प्रिंसिपल जो गुड्स होगा वो आपका प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा और रेट ऑफ टैक्स भी उसी गुड्स का लिया जाएगा. आगे, when a consumer buys a television set and he also gets a mandatory warranty and a maintenance contract with the TV. अब आपने देखा होगा, आप अगर टीवी खरीदते हो तो आपको सपोज मिलता है 2 साल की वारंटी फ्री, तो फ्री होती है क्या, नहीं. अगर वो टीवी 30,000 रुपए का दिया गया और आपको कहा जा रहा है 2 साल की वारंटी फ्री है, इसका मतलब क्या है कि वो टीवी एक्चुअली 25 का ही था सपोज, और 5,000 की क्या थी उसकी वारंटी की कॉस्ट. पागल तो कोई नहीं है, फ्री में तो कोई दे रहा होगा. तो कंपनी अपने दिमाग में किस तरीके से खेल रही है कि 30,000 का आपको दिया गया, कहा गया कि 2 साल की वारंटी फ्री है, एक्चुअली 2 साल की वारंटी फ्री नहीं है, वो उसी के अंदर प्राइस को इंक्लूड किया गया होगा जो आपका टोटल प्राइस हो. ठीक है, लेकिन वो वारंटी के लिए अलग से पैसे नहीं ले रहा, लेकिन वो जो एक वारंटी आपको एज अ फीचर दिया जा रहा है वो क्या है, ये सपोज इंस्टॉलेशन की सर्विस दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो
कहीं ना कहीं तो उसने उसका भी मार्जिन निकाला होगा उसी प्राइस के अंदर। तो ये सारी चीज आपको एंसिलरी रूप में दी जा रही है एक टीवी के साथ में। तो ये भी क्या कहलाएगा एक प्रकार से आपका कंपोजिट सप्लाई, और टीवी जो है वो क्या है आपका प्रिंसिपल सप्लाई। क्लियर? With the TV, this supply is composite supply. In this example, supply of TV is the principal supply. Warranty and maintenance जो दिया गया है वो आपका क्या है? Ancillary. आगे, a travel ticket from Mumbai to Delhi may include service of food being served on board, free insurance and the uses of airport lounge. ये सारी चीज आपको दी गई जब आपने एक टिकट करवाई थी। In this case, the transportation of passenger constitutes the predominant element of the composite supply and is treated as principal supply, and all other supplies are ancillary. जो आपको इंश्योरेंस दिया गया ancillary है, जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या है कि जो ट्रैवल करना था आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। आगे देखो जी, पहले बताओ यहां तक की बात क्लियर हुई? ये क्योंकि थोड़ा सा फिर कह लो हाई दिमाग वाला एरिया पॉइंट आने वाला है, तो यहां तक की बातों में कोई कंफ्यूजन है कि क्या होता है कंपोजिट सप्लाई, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे, वो समझ में आ गया। अब यहां पे ना सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया कुछ पॉइंट के ऊपर। तो बेसिकली 3 पॉइंट यहां दिए गए हैं जिसके ऊपर उन्होंने सर्कुलर निकाला था और इसको कहा कि भैया ये कंपोजिट सप्लाई तो होते हैं लेकिन इसकी ट्रीटमेंट किस किस तरीके से होगी, उसके ऊपर उन्होंने एक एनालिसिस करके आपको यहां पे स्टडी दे रखी है। ठीक, तो इसको समझने से पहले पहला पॉइंट समझो। पहला पॉइंट समझ में आ गया तो बाकी पॉइंट में वैसे कुछ नहीं है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रिंटिंग एक्टिविटी होती है, सुना होगा आपने। प्रिंटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि सपोज मुझे एक बुक प्रिंट कराना है तो मैं आपको क्या दूंगा, आप प्रिंटर हो, आप प्रिंट का काम करते हो, तो मैं आपको क्या दूंगा, अपनी बुक का पीडीएफ, जो बुक का मेरे पास पीडीएफ होगा वो आपको दूंगा और मैं बोलूंगा जी मेरे को इस जो पीडीएफ की मेरे को 10 कॉपी बुक निकाल के दो। अब आप इसके अंदर क्या क्या काम करोगे, आप डिजाइनिंग का काम करोगे, आप उसका कवर पेज वगैरह डिजाइन करोगे, सारी चीजें बनाओगे और आपके पेजेस वगैरह लगेंगे, आप उसको छापोगे और मुझे दे दोगे। आपने कहा जी 200 रुपए लेंगे एक बुक के, आपने मुझे कहा कि 200 रुपए लगेंगे एक बुक के और मैंने कहा जी 10 बुक मुझे बना के दे देना, ये रहा पीडीएफ। ठीक है, इस एक्टिविटी को अब क्या मानूंगा, वो जो बंदा मुझे दे रहा है वो क्या क्या चीज दे रहा है, पेपर भी दे रहा है, पेपर के पैसे अलग से लेगा नहीं, क्या मैं उसे पेपर लेकर दूंगा, ये लो जी पेपर, वही छाप के दे देना, नहीं, पेपर तो वो अपना ही लगाएगा, डिजाइनिंग जो दिमाग लगा रहा है वो अपना ही लगाएगा, प्रिंट करेगा जिसमें इंक वगैरह लगेंगे वो अपने ही लगेंगे। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है, पहले तो ये बताओ। ये जो पूरी कहानी हो रही है सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है? सप्लाई ऑफ सर्विस। क्यों? यहां पे एसेंशियल चीज जो मेन चीज है वो क्या लग रही है, प्रिंटिंग सर्विस। पेपर का ऐसा भी लग रहा है लेकिन वो एंसिलरी है। प्रिंसिपल क्या है, जो प्रिंटिंग की वो सर्विस दे रहा है, जो डिजाइनिंग का प्रतिमा लगा रहा होगा, जो भी और एक्टिविटी वो कर रहा है प्रिंटिंग में, वो सारा प्रिंसिपल है। जो उसके अंदर मटेरियल यूज हो रहा है दैट इज वेरी इंसिलरी, वेरी इंसिडेंटल। ठीक है, तो ये क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। और सप्लाई ऑफ सर्विस के हिसाब से इसमें प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या होगी आपकी, प्रिंटिंग सर्विस। पेपर का रेट नहीं लगेगा, पेपर जो है वो एंसिलरी है, पेपर के ऊपर जीएसटी रेट अलग होगा लेकिन प्रिंटिंग के ऊपर अलग होगा। आपको कौन सा लगाना है, प्रिंटिंग। ठीक, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसी में दूसरा एग्जांपल लो, मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इनवेलप दे दो, मुझे क्या दो, इनवेलप्स दे दो, कुछ इनवेलप्स लिफाफे वगैरह दे दो या जो लेटर हेड वगैरह होते हैं वो दे दो। ठीक है, अब आपको मैंने कहा कि जी मुझे ब्लैंक इनवेलप दे दो, आप स्टेशनरी की शॉप चलाते हो, आपको मैंने कहा ब्लैंक इनवेलप दे दो, तो आपने ब्लैंक इनवेलप दे दिया। आपने कहा सर इसको ऐसा करो ना, इसमें आप अपना नाम छुपा लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, आप इस पे अपना नाम प्रिंट करा लो या कोई डिजाइन या कोई लोगो प्रिंट करा लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा इनवेलप, आप किसी को दोगे तो मैंने कहा चलो ये काम करके दे दो। तो आपने मुझे इनवेलप दिया जिसके अंदर मेरी प्रिंटिंग एक्टिविटी मेरे को करके दी, इनवेलप भी दिया है और साथ में क्या किया, उसके अंदर मेरे कहीं नाम छाप दिया या कोई लोगो मैंने बताया वो छाप के आपने मुझे वो दे दिया। अब ये जो आपने ट्रांजैक्शन की है ये क्या है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है? ढूंढो यहाँ पे एसेंशियल क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगी। आप जो सर्विस दे रहे हो दैट इज द मेजर पार्ट और द इनवेलप इज द मेजर पार्ट, इनवेलप इज द मेजर पार्ट। मेजर पार्ट यहाँ पे क्या है, इनवेलप। इनवेलप मुझे आप ऐसे भी दे रहे थे, आपने उसमें एडिशनली प्रिंटिंग कर दी। सपोज करो अगर इनवेलप मुझे आप 10 रुपए का दे रहे थे तो प्रिंटिंग आप कितना रुपए लोगे, 1-2 रुपए ले लोगे एक पीस पे, वो इनवेलप 12 रुपए का हो जाएगा, ये तो होगा। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो क्या है, इनवेलप। और जो सेकेंडरी है, एंसिलरी है, वो क्या है आपका, जो आपने उसके अंदर प्रिंटिंग की एक्टिविटी की है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रिंटिंग की एक्टिविटी एक सवाल था, इसको हमारे मॉड्यूल में मतलब जो क्लैरिफिकेशन है इसके अंदर उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। नंबर 1 कि जहां पे आप कंटेंट देते हो आप उसको कहते हो डिजाइन प्रिंट करके दो, बुक्स का नाम हो सकता है, उसमें आपके एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह हो सकते हैं, तो उस टाइप की सिचुएशन में सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाती है। लेकिन आप कुछ इस टाइप का आइटम लेते हो, एनवेलप, लेटर हेड, इस टाइप की चीजें, तो उस केस में जो प्रिंटिंग एक्टिविटी वो करके दे रहा है वो आपका सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं। ये क्लैरिटी आती है? पढ़ो जरा। कह रहा सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स, पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, एनवेलप्स, एनुअल रिपोर्ट्स, लीफलेट्स, कार्टून्स, बॉक्सेस etc. printed with design, logo, name, address और other content supplied by the recipient of such printed goods। ठीक है,
तो देखो दो पार्ट में कैसे क्लासिफाई किया गया। इन द केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, एनुअल रिपोर्ट्स एंड दी लाइक, इस टाइप की चीजें, बुक्स हो, पैम्पलेट्स हो, ब्रोशर्स हो, एनुअल रिपोर्ट्स हो, इन सभी में कॉमन चीज क्या दिख रही है कि कंटेंट किसने दिया है, जिसको छपवाना था उसी ने दिया है। कंटेंट किसने दिया है, जिसको छपवाना था उसने दिया, और अपनी रिक्वायरमेंट बताइए कि इस तरीके से मुझे छाप के दे देना। एंड द लाइक वेयर ओनली कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पब्लिशर and the person who owns the uses right to the intangible inputs while the physical inputs including paper used for printing belongs to the printer। जो पेपर वगैरह लग रहे हैं वो प्रिंटर के हैं। supply of printing of the content supplied by the recipient of supply, कंटेंट किसने दिया, जिसको सप्लाई चाहिए थी उसी ने वो कंटेंट प्रोवाइड किया था, is the principal supply, मतलब प्रिंटिंग जो है वो क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई है, and therefore such supplies would be constitute supply of service। दूसरा पार्ट देखो, in case of supply of printed envelopes, letter cards, printed boxes, tissues, napkins, wallpaper etc, ये सारी वो चीजें जो नॉर्मली भी मार्केट में मिलती हैं, मैं वैसे खरीदता था, उसने बस मेरे को प्रिंट करने का और काम कर दिया एडिशनली। by the printer using its physical inputs including paper to print the design, logo etc supplied by the recipient of the goods, predominant supply is supply of goods and the supply of printing of the content supplied by the recipient of the supply is ancillary to the principal supply of the goods and therefore such supply would constitute supply of goods। मतलब यहां पे जो प्रिंटिंग एक्टिविटी है वो एंसिलरी है, और जो मेन जो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी वो कार्टून्स, लेटर हेड्स, एनवेलप्स वगैरह हैं, वो आपको यहां पे क्या है प्रिंसिपल सप्लाई है। तो एज अ होल ये क्या कहलाया जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स, और रेट किसका लिया जाएगा उस इनवेलप्स का, ऊपर वाले के अंदर रेट किसका लिया जाएगा प्रिंटिंग सर्विसेज का, और वो क्या कहलाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा अच्छा है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा तीसरा बहुत सिंपल है, दूसरे में तो देखो कुछ बताया नहीं गया। दूसरे में क्या कह रहा है कि एक्टिविटी ऑफ बस बिल्डिंग, बस बॉडी बिल्डिंग। अब ये क्या है बेसिकली, ये एक्टिविटी बहुत ब्रॉड टर्म है। बस बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी गाड़ी प्रॉपर रेडी है, उसकी बॉडी क्रिएट की जा रही है, मतलब कोई भी व्हीकल है ऐसा, कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्ट है, बस का यहाँ पे नाम लिखा गया बस बॉडी बिल्डिंग हो गया, मतलब कोई भी ऑटोमेटिक व्हीकल है, उसकी जो बॉडी क्रिएट की जाती है, तो उसके अंदर उसके केस में उसको हम क्या मानेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। तो इसके अंदर ना सिचुएशन बहुत सारी हो सकती है कि मटेरियल किसका है, उसके अंदर दिमाग किसका लग रहा है, उसके अंदर से बॉडी क्रिएट कर रहा है या उसकी फिनिशिंग भी कर रहा है, उसकी पेंटिंग भी कर रहा है वगैरह वगैरह। तो इस चीज को यहाँ पे ज्यादा डीप में बताया नहीं गया, ये कहा गया है कि भैया सर्कमस्टेंस को असेस करो और उसके बेस पे आप डिसाइड करोगे कि वो आपका सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको भी यहाँ पे अगर इससे रिलेटेड कोई पॉइंट आएगा तो आप ये वाला लाइन चिपका के मुक्ति पा सकते हो कि द प्रिंसिपल सप्लाई में बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। जो भी सिनेरियो होगा, एक सवाल अगर होगा तो उस पूरे सवाल के अंदर आप सिनेरियो को समझोगे कि भैया क्या है प्रिंसिपल सप्लाई, और उसके बेस पर डिसीजन लोगे। रूल वही लगेंगे जो आपने पीछे पढ़ा, ठीक। तो इसको ज्यादा डीप बताया नहीं गया। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स। अब ये होता क्या है, सुना है ना पहले। रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स का मतलब होता है जो कि गाड़ियों के टायर्स होते हैं, बस या किसी के भी टायर्स होते हैं, जो वो टायर्स काफी समय के बाद घिस जाते हैं। उसकी जो देखोगे आप, जब नया टायर होता है ना तो उस पर एक स्ट्रक्चर होता है, एक डिजाइन क्रिएट होता है। वो डिजाइन बेसिकली क्या करता है, उसकी ग्रिप बनाता है, उसकी वो ग्रिप बनाता है, रोड पे पकड़ बनाता है। लेकिन जब वो चलते चलते काफी पुराना हो जाता है तो उसकी जो ग्रिपिंग होती है वो फिसलने लगती है, गाड़ी ऐसा कह लो कि गाड़ी स्लिप करने लगती है। वो क्यों करने लगती है, क्योंकि जो उसकी डिजाइनिंग होती है, जो उसी को कह रहे हैं हम, जो उसकी थ्रेडिंग होती है वो क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, रबर मतलब प्लेन हो जाती है एक तरीके से। उसको दोबारा से उसमें डेवलप किया जाता है। डेवलप करने का मतलब क्या हुआ कि एक टायर होगा जो प्लेन हो चुका है, उसके ऊपर वो जो थ्रेडिंग है उसकी वो दोबारा से क्रिएट की जाती है, उसको वो लेयर को फिर से उसमें चिपकाया जाता है। ये काम किया जाता है, लोग करते हैं। सपोज मेरा टायर अगर खराब हो गया तो मैं उसकी रीथ्रेडिंग करा सकता हूं। अब मैंने ये काम करवाया तो ये क्या है, मैं अपना टायर लेके गया और उसको कहा भाई साहब इसकी रीथ्रेडिंग कर दो, ये स्लिप कर रहा है, ये सही से ग्रिप नहीं बना पा रहा है, या मेरा ब्रेक प्रॉपरली नहीं लग पा रही, तो उसने मेरे को रीथ्रेडिंग करके दे दिया, मेरे टायर्स को मेरी गाड़ी में सेट कर दिया। ये जो उसने एक्टिविटी की, ये क्या किया, सप्लाई ऑफ गुड्स है सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। मैं कहता हूं जी मेरा टायर खराब हो गया, आप मुझे एक रीथ्रेडिंग किया हुआ टायर दे दो। टायर उसी का है, पुराना टायर उसी का था, उसने पुराना टायर उठाया, कह रहा जी इसकी रीथ्रेडिंग कर देता हूं, आपकी गाड़ी में लगा दूंगा। अब उसने वो रीथ्रेडिंग करके मेरी गाड़ी में लगा दिया। ये सप्लाई ऑफ गुड्स है सर्विसेज, ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। पहले सिचुएशन में क्या है, टायर मेरे हैं, उसने उस पर कुछ एक्टिविटी करके मुझे वापस दे दिया। और दूसरी में क्या था कि टायर उसी का था, उसने उस पर एक्टिविटी करके मुझे दे दिया, तो उसको पूरा सामान ही दे रहा है ना मुझे। तो ये सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं, सही जवाब बताया आप दोनों ने। क्या कह रहा है, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इज प्रोसेस ऑफ रिट्रेडिंग विच इज सप्लाई ऑफ
सर्विस। रबर यूज फॉर रिट्रेडिंग इज एन एंसिलरी सप्लाई, मतलब क्या है, उसके ऊपर रबर लगता है, जब मैं बता रहा हूं कि प्लेन हो जाता है तो उसके ऊपर एक रबर को चिपकाया जाता है और उसके ऊपर फिर डिजाइनिंग की जाती है वो ग्रिप बनाने के लिए। ठीक, जैसे कि टायर है, अगर कैसे समझाऊं मैं, यहां पर समझ गए, जैसे ये पास ताला है सपोज, ये टायर है, तो ये टायर जैसे प्लेन हो गया अगर, तो इसके ऊपर क्या किया जाएगा, एक तरीके से एक रबर की ग्रिप पहले चिपकाई जाएगी और उस पर वो शेप बने हुए होंगे जिससे कि वो ग्रिप वापस से बन पाएगी अगर वो प्लेन हो चुका है। तो ये जो रबर अलग से इंसर्ट किया जा रहा है, ऑब्वियसली बात है मटेरियल तो लग ही रहा है, लेकिन क्या ये मटेरियल एंसिलरी है या प्रिंसिपल है, तो ऑब्वियसली बात है ये एंसिलरी है, यहाँ पे मेन सर्विस की कॉस्ट है। ठीक, आगे देखो, सप्लाई ऑफ रिट्रेडेड टायर्स, सप्लाई ऑफ रिट्रेडेड टायर्स वेयर द ओल्ड टायर्स बिलोंग टू द सप्लायर। ओल्ड टायर्स किसका है, पुराना टायर्स किसका है, सप्लायर का ही है, और रिट्रेडेड टायर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इस सिचुएशन में क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सर्विसेज नहीं माने जाएंगे अगर टायर ही उसी के थे तो। नाउ हाउ टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ कंपोजिट सप्लाई। अगला सवाल, अब ये पता लग गया कंपोजिट है, ये पता लग गया प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है, अब कह रहा है कि टैक्स कैसे निकाला जाएगा। तो क्या रूल है उसका कि देखो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स क्या है, और जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो सभी के ऊपर लगा दो, निकल गया। A composite supply comprising two or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated as supply of such principal supply. Accordingly, the entire value of composite supply, entire value of composite supply का मतलब क्या हुआ कि मेन सप्लाई भी है और एंसिलरी सप्लाई भी है, shall be classified under the category of main supply and shall be taxed at the GST rate applicable to the मेन सप्लाई। जो मेन सप्लाई का जीएसटी रेट होगा वो रेट आप पूरे आइटम के पूरे वैल्यू के ऊपर लगा दोगे। दिस कैन बी बेटर अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल ऑफ दिस। देखो क्या है, कह रहा है रति कंप्यूटर्स सप्लाई करते हैं लैपटॉप कितने का, 52,000, अलॉन्ग विद लैपटॉप बैग कितने का, 3,000 का, टू अ कस्टमर कितने का दिया इन्होंने, 55,000 रुपए का। बीइंग नेचुरली बंडल्ड सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग अलॉन्ग विद द लैपटॉप इज अ कंपोजिट सप्लाई व्हिच इज ट्रीटेड एज द सप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई विद लैपटॉप। Assuming that the rate of tax applicable on laptop is 18% लैपटॉप के ऊपर है और लैपटॉप बैग के ऊपर कितना है 28%। इन द गिवन केस द रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई दैट इज लैपटॉप कितना लगेगा, 18% विल बी चार्ज ऑन द इंटायर वैल्यू कितना, 55,000। मतलब यहाँ पे मजे आ गए, आपका टैक्स बच गया, आपका टैक्स यहाँ पे बच गया। ऑल्दो ये एग्जांपल गलत है, बताओ एग्जांपल गलत है सही है, क्या ये कंपोजिट सप्लाई है, नहीं नहीं, कैलकुलेशन ठीक कही गई, मैं कह रहा हूं क्या ये कंपोजिट सप्लाई है, लैपटॉप और लैपटॉप बैग क्या कंपोजिट सप्लाई है, क्या लैपटॉप बिना बैग के नहीं बिकता, क्या बैग जो है बिना लैपटॉप के नहीं बिकता, बिकता है, ध्यान दो, कंपोजिट है नहीं है, नहीं है, कंपोजिट है, क्यों। अब इसमें आपने जब कंपोजिट के जो एलिमेंट्स देखे थे, फैक्टर्स देखे थे, वहां पे ये देखा था कि मार्केट ट्रेंड क्या होगा। जनरली अगर आप नया लैपटॉप खरीदोगे, सपोज करो डेल का लैपटॉप खरीदोगे, तो डेल के लैपटॉप के साथ आपको डेल का बैग मिलता ही मिलता है। क्या जरूरी है मिलना, क्या इसकी बिल्कुल नेसेसिटी है, नहीं, लेकिन मिलता है, क्यों, क्योंकि मार्केट प्रैक्टिस है, क्योंकि मार्केट प्रैक्टिस है। एचपी का बैग खरीदोगे तो एचपी बैग के साथ एचपी का लैपटॉप आपको मिलेगा ही, मतलब सॉरी एचपी लैपटॉप के साथ एचपी का बैग आपको मिलता ही मिलता है। ये भी अगेन क्या है, मार्केट प्रैक्टिस, कि आपको लैपटॉप दिया गया तो ऑब्वियस बात है लैपटॉप कैरी कैसे करोगे, आपको जो मेरे घर में पहले से बैग रखा है वो नहीं मानते, वो आपको एक कंबाइंड प्राइस चार्ज करते हैं। यहां इन्होंने प्राइस अलग अलग बता दिया, ठीक है, बट इन जनरल प्राइस कंबाइंड चार्ज किया जाता है कि 55,000 का लैपटॉप है विद बैग, अलग से बैग आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या बन गया एक प्रकार से कंपोजिट सप्लाई एज पर द मार्केट प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, ये भी आप नहीं कह सकते कि आपको ये एचपी का बैग मार्केट में अलग से मिल जाएगा, नहीं, वो कॉपीड वाले मिलते हैं। एक्चुअल में एचपी बैग बेचती है क्या, बताओ, एचपी के एक्चुअल में बैग बेचती है, डेल जो है एचपी बैग बेचता है, या एप्पल जो है अलग से क्या बैग बेचता है, नहीं, क्या इनकी बैग की फैक्ट्री है, क्या मार्केट में बैग के शोरूम को ले, नहीं, वो तो जो आपको मिल रहा होता है वो पायरेटेड होते हैं, मतलब एक तरीके से कॉपी पेस्ट वाले होते हैं जुगाड़ में बनाए हुए, बट एक्चुअल में एचपी कभी भी अपने शॉप अपने आउटलेट पे आपको दिखेगा कि एचपी अपना बैग बेच रही है, रेयर नहीं होगा ऐसा, वो लैपटॉप के साथ ही देती है, वन टाइम देती है, ठीक, इसलिए ये कंपोजिट सप्लाई है। देख रहा था आप कितना जागे हो, तो सिर्फ एक ही रूल नहीं है, कई सारे रूल है, वो सारे रूल माइंड में रख के आपको सोचना है कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। एज अ कंज्यूमर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं लैपटॉप खरीदूंगा तो बैग भी आएगा, ओरिजिनल बैग आएगा एचपी का, ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कंज्यूमर, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये खत्म हुआ हमारा कंपोजिट। अगला क्या है, मिक्स सप्लाई का क्या रूल है, तो कह रहा है मिक्स सप्लाई मींस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, ये तो उसमें भी था, ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ
मेड इन कंजक्शन विद ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन, ये ऊपर भी था। फॉर अ सिंगल प्राइस, प्राइस यहां पे कैसी है, एक सिंगल प्राइस लिया जाएगा उनसे, विच सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ, मतलब कि उन जगहों पे जहां पे कि वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है और तब भी वैसी हरकत की जा रही है, तो वो क्या होगा, मिक्स सप्लाई। ठीक है, यहां पे नेचुरली बंडल्ड वर्ड आपका यूज नहीं हुआ, मतलब यहां पे आप ये नेचुरली उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल्दो आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो अलग चीज है। ठीक, आगे, द इंडिविजुअल सप्लाईज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, मतलब जो यहां पे इंडिविजुअल सप्लाई है वो अलग से भी बेची जा सकती है, अलग से भी मार्केट में बिकती है। ऐसा नहीं है कि आप उसको मर्ज नहीं करोगे तो वो मार्केट में बिकेगा नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो अलग से भी बिकता है और वो नेचुरली बंडल नहीं है। वो अलग बात है कि आप एज अ ऑफर उसको बेचना चाह रहे हो, दो प्रोडक्ट को बेच दिया, थोड़ा डिस्काउंट देके आपने उसको बेच दिया। तो मिक्स सप्लाई में ऐसा होता है कि दो प्रोडक्ट को जोड़ देते हैं, कुछ डिस्काउंट देते हैं, सामने वाला उसको परचेज कर लेता है, लेकिन वो अलग अलग से भी मार्केट में अवेलेबल है, खरीदना चाहे तो खरीदा जा सकता है। हाउ टू डिटरमाइन इफ पर्टिकुलर सप्लाई इज अ मिक्स सप्लाई, बताओ जी कैसे पता लगाएं कि अगर कोई सप्लाई है वो मिक्स सप्लाई है कि नहीं, वो कैसे पता लगाया जाए? तो एक ही रूल है कि कोई रूल नहीं, मतलब कि कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो क्या है, मिक्स सप्लाई। बाकी तो एसेंशियल तो सारे सेम ही सेम है मोटे मोटे। कंपोजिट सप्लाई तभी तो नहीं होगा जब नेचुरली बंडल नहीं होगा, फर्दरनेस ऑफ बिजनेस की भी नहीं होगा। ठीक है, देखो, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इफ अ पर्टिकुलर सप्लाई इज अ मिक्स सप्लाई, द फर्स्ट रिक्विजिट इज टू रूल आउट दैट द सप्लाई इज अ कंपोजिट सप्लाई। कह रहा पहला काम क्या है, ये देख लो कंपोजिट तो नहीं है, ये अगर है तो बात ही खत्म, नहीं है तो मैं सोचेंगे। A supply can be a mixed supply only if it is not a composite supply. As a corollary, it can be said that if the transaction consists of supplies not naturally bundled in the ordinary course of business, then it would be a mixed supply. अगर not naturally bundled होगा तो उसके इसमें mixed supply होगा हमारा। Once the amenability of the transaction as a composite supply is ruled out, a single consideration is charged for the entire supply of different components. It would be a mixed supply classified in terms of supply of goods or services attracting the higher rate of tax. ठीक है, तो मुद्दा पूरे क्रक्स से ये निकाला जा रहा है कि भैया पहले तो क्या कर लो, कंपोजिट को कार्व आउट कर लो, वहां से बाहर निकाल दो कि कंपोजिट नहीं है तो बच गया, तो वो क्या हो जाएगा, मिक्स सप्लाई। फिर आप देख लो कि डिफरेंट आइटम्स का क्या एक ही प्राइस लिया जा रहा है, क्या अलग एक डिफरेंट आइटम्स का क्या आपसे एक ही प्राइस लिया जा रहा है, सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है मल्टीपल गुड्स और सर्विसेज के लिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मिक्स सप्लाई। आप हायर रेट ऑफ टैक्स वहां पे लगा के काम खत्म करोगे। एग्जांपल देखते हैं, अ सप्लाई ऑफ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ केन फूड्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स, ड्राई फ्रूट्स, एरेटेड ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूसेस व्हेन सप्लाइड फॉर अ सिंगल प्राइस इज अ मिक्स सप्लाई। ईच ऑफ दीज आइटम कैन बी सप्लाइड सेपरेटली, भेजा जा सकता है अलग से, एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर। ऐसा भी नहीं है कि चॉकलेट के साथ आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, डिपेंडेंट नहीं है आपस में। इट शैल नॉट बी मिक्स्ड सप्लाई इफ दीज आइटम्स आर सप्लाइड सेपरेटली। अगर इनको अलग अलग से बेचा जाएगा तो मिक्स्ड नहीं है, जोड़ के बेचा जाएगा तो एक हैम्पर बना के बेचा जाएगा तो ये मिक्स्ड हो जाएगा। अ शॉपकीपर सेलिंग स्टोरेज वाटर बोतल अलॉन्ग विद रेफ्रिजरेटर, कह रहा फ्रिज के साथ हम पानी की बोतल भी दे रहे हैं। Bottles and the refrigerator can easily be priced and sold independently and are not naturally bundled, so such supplies are mixed supply. A house is given on rent through a single rent deed, one floor of which is to be used as a residence and the other for housing a printing press at a lump sum rent amount. Such renting for two different purposes is not naturally bundled in the ordinary course of business. Said supplies are मिक्स सप्लाई। मतलब क्या हुआ कि एक सीधा सीधा बिल्डिंग दे देंगे, उसमें उसको एक फ्लोर पे वो रह रहा है, एक फ्लोर पे वो अपना प्रिंटिंग प्रेस चला रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको अलग अलग भी दिया जा सकता था, लेकिन आपने मिक्स करके दिया है तो वो मिक्स सप्लाई का एग्जांपल बन जाएगा। टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं सर? तो कैसे करते हैं हम, देखते हैं सभी आइटम में सबसे ज्यादा रेट का टैक्स कौन सा वाला है और जो सबसे ज्यादा वाला होता है उसी को सबके ऊपर लगा देते हैं, ये हमारा रूल है। तो कह रहा है मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई दैट अट्रैक्ट द हायर रेट ऑफ टैक्स। एग्जांपल के तौर पे कह रहा है श्रीनगर एंटरप्राइज सप्लाई करते हैं 1000 किट्स, 50 रुपए का एक है जिसके अंदर जिसकी वैल्यू होगी 5 लाख रुपए टू राघव जनरल स्टोर। ईच किट कंसिस्ट कितना, एक शैम्पू है, एक फेस वॉश है और एक काजल पेंसिल है। ये तीन आइटम को मिलाकर इन्होंने एक किट बनाया जिसकी कीमत रखी 50 रुपए। 10,000 आइटम ये इन्होंने दिया है, सप्लाई किया है 50 रुपए का एक, जिसकी वैल्यू हो गई 5 लाख रुपए। It is a mixed supply and it is treated as supply of that particular supply which attract the higher rate of tax. Assume करो कि भैया जो रेट है टैक्स का शैम्पू के ऊपर वो कितना है 18%, फेस वॉश के ऊपर कितना है
28%, और काजल पेंसिल के ऊपर कितना है 12%, तो हाईएस्ट कितना हो गया 28। तो हम पूरे 5 लाख के ऊपर क्या रेट लगा देंगे 28%, वो हमारा टैक्स निकल जाएगा। ठीक है, अब एक यहां पे क्लैरिफिकेशन और आ रखी है, वो क्या है कि अगर सपोज करो कि आपको मिक्स सप्लाई बना के दिया जा रहा है, मतलब सपोज करो कि आपको एक हैम्पर दिया गया, ठीक है, हैम्पर में 4 आइटम है। एक तरीका तो यह है, आपसे कहा जाएगा कि भैया हैम्पर है 500 रुपए का, आपको वो ये कितने का नहीं पता, ये कितने का नहीं पता, पूरा मिला के 500। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये आपको हैम्पर बना के दिया गया, ये कह रहे हैं एक आइटम जो है ये 50 का है, ये दूसरा आइटम जो है ये 100 का है, तीसरा आइटम जो है ये 200 का है, और चौथा आइटम जो है वो सपोज अगेन 100 का है। टोटल कितना हो गया? ठीक है, अगर आपको इस तरीके से इंडिविजुअली सबके रेट बता दिए गए तो क्या ये मिक्स सप्लाई रह जाएगा? नहीं। ठीक है, अगर एक हैम्पर के अंदर जितने भी आइटम है उन सबकी प्राइसिंग अगर अलग अलग से की जा रही है और तब जोड़ के आपको पैसे लिए जा रहा है तो उसके अंदर मिक्स सप्लाई का तो पॉइंट ही नहीं है ना। मिक्स सप्लाई तो हम तब ढूंढ रहे हैं जब ये हैम्पर बनाने के अंदर भी लोग कुछ कमाना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आपको सबसे अलग अलग प्राइस करके दिया जा रहा है तो आप अलग अलग भी खरीद सकते थे, आप हैम्पर भी ले रहे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके अंदर, क्योंकि उसने तो क्या किया, एक तरीके से आप ऐसा कह रहे हो ना कि आपने 4 सामान गिरा उसने बांध के दे दिया आपको। मुद्दा तो ये हुआ ना, मिक्स सप्लाई का तो रोल ही नहीं है। मिक्स सप्लाई का रोल तब आता है जब वो कहता है कि मैं अलग अलग रेट ही नहीं बताऊंगा। अब जनरली जब देखोगे ना कि मिक्स सप्लाई के अंदर जनरली ऐसे आइटम रखे जाते हैं, जब आप प्रैक्टिकली मार्केट में देखोगे जो आइटम की ऊपर प्राइसिंग लिखी भी नहीं होती है, वो एज अ कॉम्बो का ही पार्ट होता है। ठीक है, उसके अलग से प्राइसिंग वहां पे लिखी ही नहीं होती है, तो इसलिए अलग से उसकी लिस्टिंग होती ही नहीं है। हाँ, नॉट टू सोल्ड सेपरेटली भी लिखा होता है उसके अंदर जब वो कॉम्बो बनाया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज होती है। तो वहां पे आपको पूरा एक हैम्पर क्रिएट किया गया, उस हैम्पर की जो डिजाइनिंग होती है उसकी भी अलग से चार्जेस होते हैं वहां पे। तब जाके वो कहता है कि आइटम इतने का है, जिसके अंदर आपको एक हैम्पर सा बुके सा क्रिएट करके दिया जाता है उसको। ठीक है, तो इसलिए अगर अलग अलग से उसकी लिस्टिंग की गई है, अलग अलग से उसकी प्राइसिंग पता है, तो वो मिक्स सप्लाई नहीं है, फिर तो अलग अलग ही बेचा जाएगा, वो अलग अलग रेट माना जाएगा उसका। ठीक, एग्जाम्पल देखो, मतलब क्या कह रहा है थ्योरी, देयर कैन बी अ केस where an activity transaction involves more than one supplies of goods and services or both, but neither they are composite supply, ना ही वो composite है, nor can be categorized as mixed supply. That is, all supplies carry independent significance. In such a case, if separate consideration is indicated against each supply, indicated, पता है कि कौन सा कितने का है, ठीक, each such supply shall be charged at the respective rate applicable to that पर्टिकुलर सप्लाई। अपने अपने रेट जिसका जो होगा उसी रेट पे उस पर टैक्स लगाया जाएगा। एग्जांपल, इन केस ऑफ सर्विसिंग ऑफ कार इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स, जैसे उसमें स्पेयर पार्ट लगाए जाएंगे, एंड सर्विसेज जैसे कि उसके ऊपर लेबर लगाया जाएगा। अब अगर आपने सर्विस कराई है, आपको पता है कितने का स्पेयर पार्ट लगा है, कितने का लेबर लगा है, तो उसमें स्पेयर पार्ट के ऊपर स्पेयर पार्ट का टैक्स रेट लगेगा और लेबर के ऊपर लेबर का जो रेट होगा वो टैक्स का लगेगा। इसको मिक्स नहीं माना जाएगा। अगर आपसे कहा जाता है कि सर्विस कराओ आपको 2000 रुपए की सर्विस पड़ेगी, तो उस केस में आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो उस केस में क्या बन जाएगा, मिक्स। Where the value of goods and services are shown separately, the goods and services would be liable to tax at the rate as applicable to such goods and services separately. जो भी उनके गुड्स और सर्विसेज का रेट होगा उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। ठीक है, यहां खत्म हो जाता है हमारा सेक्शन नंबर 8 और खत्म हो जाता है हमारा ये चैप्टर। ठीक है, अब ये कुछ एक है जो लिखा है, अगला नेक्स्ट पेज से आपका शुरू हो रहा है, वो क्या है कि आपको कराया जाएगा इसका रिवीजन, तो उसको भी हम कर लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेंगे कि हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8 के अंदर क्या क्या पढ़ा, क्या क्या प्रोविजंस थे और कितनी बातें आपको उसमें से याद है। ठीक है, तो इसको फिलहाल एक बार रोक लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। एक बार फटाफट से रिवाइज भी हो जाएगा तो जाके हमारा ये आज में समअप हो जाएगा।